हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर सेकंड शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में आपकी ये पहली क्लास है। पहली क्लास नहीं बल्कि ये आपकी सेकंड क्लास है, क्योंकि पहली क्लास में मैंने आपको सिलेबस पे डिस्कस किया था वहाँ पर। और आपकी ये जो सेकंड क्लास है इसमें आपका चैप्टर फर्स्ट यानी कि इकाई फर्स्ट है, जिसमें आपका चैप्टर फर्स्ट है शिक्षण तथा शिक्षण का अर्थ तथा उसके उद्देश्य। तो इससे रिलेटेड आज मैं आप लोगों को इस टॉपिक को कवर कराने वाली हूँ। आज आपको विद डिटेल सारी चीज़ें बताऊंगी कि शिक्षण का क्या अर्थ है, शिक्षण का व्यापक अर्थ क्या है, शिक्षण का संकुचित अर्थ क्या है, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। इससे रिलेटेड एक एक पॉइंट आपको समझाने वाली हूँ। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है टेलीग्राम चैनल से आपको ये पता चल जाता है कि कौन सी क्लास कब होगी। ठीक है, क्योंकि टाइम टेबल दे देते हुए कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे कुछ अदर वर्क हो गया, तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं आती हूँ आप लोगों को पढ़ाती हूँ तो उसको पहले ही बता देती हूँ कि मैं इस टाइम आने वाली हूँ, तो आप टेलीग्राम के थ्रू उसको जान जाएंगे। और टेलीग्राम को कैसे ज्वाइन करें ये आपके मन में क्वेश्चंस आया होगा। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आप जब वीडियोज़ को देखते हैं तो नीचे मोर का ऑप्शन आता है, उस मोर के ऑप्शन में जाइए, यानी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें टेलीग्राम लिंक दी हुई है, आप उस लिंक को क्लिक करिए और आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम किए वेस्ट किए हम बात करते हैं शिक्षण का अर्थ के बारे में। शिक्षण का क्या अर्थ है? तो शिक्षण जिसे हम कहते हैं टीचिंग, ठीक है, आप जब बच्चों को पढ़ाने जाते हो तो क्या क्या हमें चीज़ें क्या क्या सुविधाएं बरतनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बात की गई है कि हमें कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि उनको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। यानी हम क्लास में जाते हैं तो हम किसी एक बच्चे को टारगेट नहीं करते हैं, बल्कि क्लास का हर एक बच्चा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और हम चाहते हैं, हम क्या, हर कोई मतलब हर शिक्षक चाहता है कि मेरी क्लास का हर एक बच्चा अच्छा बने, टॉपर बने और सभी को सारी चीज़ें समझ में आए। तो उनके लिए हम अलग अलग, क्योंकि हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता है, कोई ना कोई डिफरेंट उनके अंदर होता ही है। तो इस चीज़ों को देखते हुए हम बच्चों को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं कि कैसे हम किन किन विधियों का यूज़ करें, कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाएं, ताकि बच्चों को, हर एक बच्चे को, यानी क्लास के हर एक बच्चे को सारी चीज़ें समझ में आए। तो वही यहाँ पर सारी बातें कही गई हैं। और ये आपका जो पेपर है बहुत ही ईजी है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है डीएलएड के साथ साथ। ठीक है, तो शिक्षण जिसे हम टीचिंग कहते हैं और अर्थ मतलब मीनिंग होता है। तो शिक्षण का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ टीचिंग, यानी पढ़ाने का मतलब क्या है। ठीक है, ट्रेनिंग, शिक्षण देने का मतलब क्या है। तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के टीचिंग शब्द से मिलकर बना है। यानी हम शिक्षण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टीचिंग बोलते हैं। आप कहते नहीं कि मैं टीचिंग करने जा रही हूँ या मैं टीचिंग करती हूँ, ठीक है, यानी मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो शिक्षण वह शब्द है जो अंग्रेजी भाषा के टीचिंग शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य है सीखना, जिसका तात्पर्य है सिखाना। आप क्या करते हो? कहते हो नहीं पढ़ाने जा रहे हैं किसी को, आप क्या करते हो? कुछ सिखाने जा रहे हो। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? सिखाना। शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है, यानी ये त्रिआयामी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। मतलब कि शिक्षक क्या होता है, ये त्रिआयामी प्रक्रिया होती है। ये इस तरीके से, आप जब एक विद्यालय में जाते हो, क्लास के अंदर प्रवेश करते हो, तो क्या होता है, बच्चा किससे पढ़ेगा? शिक्षक से पढ़ेगा। शिक्षक किसको पढ़ाएगा? बच्चे को पढ़ाएगा। लेकिन शिक्षक और बच्चे के बीच कोई माध्यम तो होना चाहिए, तभी तो आप बच्चों को समझा पाओगे। कि आते ही बच्चों को पढ़ा दोगे उसको सब समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए तैयार किया जाता है पाठ्यक्रम, यानी सिलेबस तैयार किया जाता है, करिकुलम तैयार किया जाता है। तो शिक्षक, एक टीचिंग के लिए, पढ़ाने के लिए एक शिक्षक का होना बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षक किसको पढ़ाएगा उसका होना बहुत महत्वपूर्ण है। किसके माध्यम से पढ़ाएगा उस माध्यम का होना भी बहुत महत्वपूर्ण है।
अगर ये तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ निकल जाती है तो शिक्षण प्रक्रिया बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जो क्या है, अंग्रेजी भाषा के टीचिंग शब्द से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है सिखाना। शिक्षक एक त्रिआयामी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं, अर्थात किसी विषय वस्तु को माध्यम बनाकर शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच विचारों के आदान प्रदान या परस्पर अंतःक्रिया को ही हम शिक्षण कहते हैं। ये होती है शिक्षण की परिभाषा, यानी कि विषय वस्तु को हम क्या करते हैं, विषय वस्तु को हम माध्यम बना लेते हैं, मीडियम बना लेते हैं, जिसके थ्रू एक शिक्षक, एक टीचर बच्चों को अपने विचारों का आदान प्रदान या परस्पर अंतःक्रिया को ही क्या कहते हैं, शिक्षण, अपनी परस्पर अंतःक्रिया करता है, जिसे हम शिक्षण कहते हैं। तो शिक्षण के लिए तीन लोगों का होना ज़रूरी है। एक तो शिक्षक यानी टीचर का होना ज़रूरी, दूसरा सिलेबस होना ज़रूरी है, और दूसरा सिलेबस, तीसरा आपका होता है बच्चा। ठीक है, चलिए अब हम शिक्षण का संकुचित अर्थ पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो नैरोवर मीनिंग ऑफ टीचिंग, शिक्षण का संकुचित अर्थ जिसे हम नैरोवर मीनिंग ऑफ टीचिंग कहते हैं इंग्लिश में। तो ये आपका पूछा जाता है, ठीक है, पूछा जाता है कि शिक्षण का संकुचित अर्थ क्या है, या इसके बारे में समझाइए, या शिक्षण का व्यापक अर्थ क्या है, इसके बारे में समझाइए। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो संकुचित अर्थ का मतलब क्या होता है भाई, शिक्षक की परिभाषा तो एक ही है, तो फिर ये संकुचित अर्थ क्यों भाई बीच में लाया गया। तो शिक्षण के संकुचित अर्थ का संबंध स्कूली शिक्षा से है। ठीक है, छोटा सा अर्थ है ना, स्कूली शिक्षा से है, जिसमें अध्यापक द्वारा एक बालक को निश्चित स्थान पर एक विशिष्ट वातावरण में निश्चित अध्यापकों के द्वारा उन्हें व्यवहार में पाठ्यक्रम के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। यानी कि शिक्षण जो है, यानी टीचिंग जो है, ये का संकुचित अर्थ होता है स्कूली शिक्षा से, यानी जो प्राथमिक और जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनसे रिलेटेड होता है, जिसमें एक अध्यापक क्या करता है, बालकों को निश्चित स्थान पर एक विशिष्ट वातावरण में, अलग अलग वातावरण में, अलग अलग एक निश्चित अध्यापक, यानी कि निश्चित स्थान और निश्चित अध्यापक का मतलब ये है कि वही टीचर उसको रोज डेली मिलेंगे, वही टीचर वही स्थान पर आएगा। भाई स्कूल, मान लो स्कूल आपका कहीं किसी गांव में स्कूल बना हुआ है, अब वो वहाँ से उठकर दूसरे गांव थोड़ी चला जाएगा, वहीं पे रहेगा ना। तो यही कहा गया है कि एक निश्चित स्थान पर एक विशिष्ट वातावरण में, अलग अलग वातावरण में निश्चित अध्यापकों के द्वारा उसके व्यवहार में जो चेंजिंग लाना है, किसके माध्यम से, पाठ्यक्रम के माध्यम से, तो उसे हम क्या कहते हैं, शिक्षक का संकुचित अर्थ कहते हैं शिक्षण का। इसमें शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को कक्षा में कुछ ज्ञान या परामर्श दिया जाता है। ठीक है, और क्या किया जाता है, ये देखिए कहा गया प्राचीन काल में शिक्षा शिक्षक केंद्रित थी। पहले क्या होता था, शिक्षा शिक्षक केंद्रित थी, यानी जो भी टीचर कहता था वही होता था, है ना, जो भी गुरुजी कहते थे वही शिष्य मानता था, है ना। लेकिन अब शिक्षा कैसी हो गई है, शिक्षक अपने अनुसार बालकों को शिक्षा देता था, ये प्राचीन काल की बात कही गई है। इसमें बालक की रुचियां एवं अभिरुचियों को ध्यान में नहीं रखा जाता था। बालक पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि सारी चीज़ें किस पर डिपेंड थी, गुरु पर डिपेंड थी। सर्वश्रेष्ठ कौन था, गुरु था। लेकिन वर्तमान समय में शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। अब आपने देखा होगा कि टीचर जब आते हैं पढ़ाने के लिए, तो उनको सबसे पहले जब वो नए नए कॉलेज में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं, तो उनको ट्रायल दिया जाता है ना, कहते नहीं ट्रायल करके आइए। यानी कि ट्रायल में क्या होता है, मान लो साइंस के 4 टीचर हैं, साइंस के 4 टीचर पढ़ाने के लिए आए हैं, डिसाइड तो उनमें से 1 या 2 होंगे, ठीक है, लेकिन भेजा चारों को जाता है। अब बच्चे पर डिपेंड करता है कि उसे किससे सबसे ज़्यादा समझ में आया। जो सबसे अच्छा पढ़ा लेता है उसी को कॉलेज में रोक लिया जाता है, स्कूल में रोक लिया जाता है। वही बात कही गई कि पहले जो शिक्षा थी वो गुरु शिक्षक केंद्रित थी, यानी गुरु पर आधारित थी, जो भी गुरु चाहता था वही होता था। बालक इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं, गुरु पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो जो चाहते थे वही होता था। लेकिन अब क्या है, वर्तमान समय में क्या है, शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है, यानी बच्चों पर डिपेंड हो गई है। वर्तमान समय में बालक की रुचियों और अभिरुचियों के अनुसार शिक्षा दी जाती है, जबकि ये बहुत ही अच्छी बात है। जो हुआ सही हुआ, बहुत अच्छी बात है। भाई पढ़ने बच्चा आया है तो बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए, टीचर के अकॉर्डिंग थोड़ी पढ़ाया जाएगा। बच्चे के दिमाग के अकॉर्डिंग, उसके मानसिक विकास, उसके शारीरिक विकास के अकॉर्डिंग देख कर पढ़ाया जाए कि टीचर के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए। भाई पढ़े लिखेगा तो बच्चा ही ना, जो आया है पढ़ने उसी के तो थ्रू दी जाएगी शिक्षा। वही यहाँ पर बात की गई है। अब हम बात करते हैं शिक्षण का व्यापक अर्थ,
यानी वाइडर मीनिंग ऑफ टीचिंग क्या है? तो शिक्षण के व्यापक अर्थ में वह सब शामिल कर लिया जाता है जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में सीखता है। क्या क्या चीज़ें सीखता है, चलिए देखते हैं। यानी अगले तरीके से हम ये भी कह सकते हैं, दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं, शिक्षण का व्यापक अर्थ वह है जिसमें व्यक्ति औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक साधनों के द्वारा सीखता है। औपचारिक यानी स्कूल जाता है बच्चा, स्कूल में सीखता है या कॉलेज में जाकर सीखता है। अनौपचारिक यानी अपने घर पर भी चीज़ों को सीखता है, जिसे हम निरौपचारिक कहते हैं, ठीक है। तो इसमें शिक्षार्थी जन्म से लेकर मृत्यु तक अपनी समझ शक्तियों का उत्तरोत्तर विकास करता है। अब आपको समझ में आ गया कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है और शिक्षण का व्यापक अर्थ क्या होता है। शिक्षण का संकुचित अर्थ सिर्फ स्कूली शिक्षा, संकुचित अर्थ सिर्फ स्कूली शिक्षा से कहा गया, यानी स्कूल में जो भी बच्चा जो भी चीज़ें पढ़ता है, जो भी एक्टिविटी करता है, उसके बारे में कहा गया। लेकिन व्यापक अर्थ में कहा गया है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है, चाहे वो समाज से, चाहे वो स्कूल से, चाहे वो घर से, चाहे वो परिवार से, चाहे वो पास पड़ोस से, चाहे वो दोस्तों से, कहीं से कुछ भी सीखता है, आप पूरे दिन में कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हो, तो इसे हम कहते हैं व्यापक अर्थ। जैसे आज आप अलग सीख रहे हो, जैसे मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ, ये नया चैप्टर है तो आप कुछ नया सीख रहे हो, ठीक है। कल मैं दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगी तो आप और कुछ नया सीखोगे, अपनी भी लाइफ में कुछ नया सीखोगे। जैसे बहुत सी लड़कियां होती हैं, ठीक है, खाना बनाती हैं, जो भी चीज़ें उनको नहीं कभी बनाई होती, वो जब सीखती हैं तो वो नया ही तो हुआ ना। तो आप अपने दैनिक जीवन में, अपने जीवन में जो कुछ भी जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी सीखते हो, वो शिक्षण का व्यापक अर्थ कहलाता है। और संकुचित अर्थ में सिर्फ स्कूली शिक्षा के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर आपके माइंड में जो भी शिक्षण से रिलेटेड डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे कि शिक्षण 3 लोगों के बीच बताया गया है। क्या बताया गया था? शिक्षण के लिए शिक्षक होना चाहिए यानी टीचर होना चाहिए, और विद्यार्थी होना चाहिए यानी क्या होना चाहिए? शिक्षार्थी होना चाहिए, और पाठ्यक्रम होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने संकुचित अर्थ में पढ़ा कि सिर्फ स्कूली शिक्षा से रिलेटेड होती, कि बच्चों की शिक्षा किस पर आधारित होनी चाहिए? बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। फिर हमने शिक्षण का व्यापक अर्थ पढ़ा कि हम जिंदगी में जो कुछ भी सीखते हैं, अपनी लाइफ में जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरे दिन में हम जो कुछ भी सीखते हैं, पूरी जिंदगी हम जो कुछ भी सीखते हैं, वो होता है शिक्षण का व्यापक अर्थ। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि शिक्षण क्या है, शिक्षण का संकुचित अर्थ क्या है, उसका व्यापक अर्थ क्या है, कोई भी डाउट्स नहीं रह गया होगा। चलिए अब अगली बात हम करते हैं शिक्षण की परिभाषा के बारे में। हमारे अलग अलग वैज्ञानिक आए और उन्होंने, हमारे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने विचार प्रस्तुत किए कि शिक्षण उनके अकॉर्डिंग क्या था, इसके बारे में देखते हैं। तो शिक्षण की परिभाषा जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग बोलते हैं, डेफिनेशन होती है ना परिभाषा। चलिए देखिए, पहले हमारे मनोवैज्ञानिक है एच.सी. मॉरिसन के अनुसार। आप सोच रहे होगे बीच बीच में मैम को क्या हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ ना, क्योंकि लगातार मैंने 3 क्लासेस ली हैं और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। 3rd सेमेस्टर की ली, फिर आपकी ले रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा थकन सा फील हो रहा है। चलिए, थक तो गई हूँ लेकिन पढ़ाने का जो क्रेज़ है वो नहीं कम है, ठीक है। अभी भी मैं बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझा सकती हूँ। देखिए, एच.सी. मॉरिसन के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित व्यक्ति कम विकसित व्यक्ति के संपर्क में आता है। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा विकसित है और वो कम विकसित व्यक्ति के संपर्क में आता है। जैसे मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, या आप एक टीचर हो, फिर आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो, तो वो कम ही तो विकसित है ना, तो आप ज़्यादा विकसित हो, वो कम विकसित है। तो शिक्षण क्या होती है? शिक्षण वह प्रक्रिया है, टीचिंग वो प्रक्रिया होती है जिसमें एक ज़्यादा विकसित व्यक्ति, ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कम विकसित व्यक्ति यानी कम बच्चों के साथ के संपर्क में आता है और कम विकसित व्यक्तियों के अग्रिम शिक्षा के लिए विकसित व्यक्तित्व की व्यवस्था करता है। यानी बच्चों को किस तरीके से विकसित किया जाए, किस तरीके से उनका डेवलपमेंट किया जाए, कैसे उनका व्यवहार बढ़ाया जाए, इस तरीके से वो शिक्षा देता है, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रशिक्षण कहते हैं। B.F. स्किनर के अनुसार क्या कहा गया है कि शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट बहुत पूछा जाता है कि शिक्षण जो होता है पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्या है? क्रम है। बर्टन के अनुसार कहा गया शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा है। यानी जो टीचिंग होती है वो सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, यानी बच्चों को मोटिवेट करती है, उनको निर्देशन देती है,
ठीक है, निर्देश देती है, उनको निर्देशन देती है और उनका प्रोत्साहन करती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है। रायबर्न के अनुसार शिक्षण के 3 बिंदु हैं, एक तो शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी, तीसरा पाठ्य वस्तु। ठीक है, 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करना ही क्या है, शिक्षण है। यह संबंध बालक की शक्तियों के विकास में भी सहायता प्रदान करता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षण के कार्य यानी फंक्शन ऑफ टीचिंग। शिक्षण के क्या क्या कार्य हैं, ठीक है। चलिए, तो शिक्षण का कार्य क्या होता है एक बार मैं देख लेती हूँ। क्लास चल रही है कि नहीं, बिल्कुल चल रही है। चलिए, तो शिक्षण के निम्नलिखित कार्य हैं, कौन कौन से, यानी फंक्शन ऑफ टीचिंग, टीचिंग के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो शिक्षण का कार्य क्या होता है, कक्षा को संगठित तथा व्यवस्थित रूप से प्रदान करना। अधिगम, अधिगम का मतलब होता है सीखना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग। ठीक है, इसकी परिस्थितियों का निर्माण करना। विषय वस्तु तथा कार्य का विश्लेषण करना यानी उसकी जांच करना। ठीक है, सीखने के लिए विद्यार्थी को प्रेरित करना, उनको मोटिवेट करना, उनको समझाना। फिर क्या है, यानी उनको जागरूक करना। छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी प्रदान करना, ये कौन सा बालक किस बुद्धि का है, कौन सा बालक, यानी उसके सारी चीज़ों को, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सारी चीज़ों का क्या करने, जानकारी प्राप्त होती है। क्योंकि हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता है, हर एक बच्चे में कोई ना कोई डिफरेंट पाया जाता है। बच्चों को सामान्य से सृजनात्मक प्राणी के रूप में विकसित करना, यानी एक बच्चा एकदम सिंपल बच्चा है, जिसे सिंपल का मतलब, सामान्य का मतलब ये हुआ कि अभी वो विकसित नहीं है अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से उसे नहीं पता क्या सही क्या गलत है, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं, तो उसको नई नई तरीके से सारी चीज़ें प्रदान करना। सृजनात्मक मतलब होता है नई तरीके से। छात्रों के अधिगम की समस्याओं का निदान करना, यानी पढ़ने के समय, अधिगम मतलब सीखने, सीखते समय उसको जो भी समस्याएं आ रही हैं उस समस्याओं का हल करना। ठीक है, उनको उस समस्याओं को, उनका हल करना, उनको पहचान करके। छात्रों के प्रारंभिक व्यवहार को समझना, ठीक है, यानी उनका व्यवहार कैसा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसको शिक्षा दोगे। अभिवृद्धि, विश्वास, संप्रति एवं समस्याओं को स्पष्ट करना। ठीक है, ये बच्चे के अंदर सारे कार्य करने चाहिए। इसके साथ साथ छात्रों के अंतिम व्यवहार की जांच करने के लिए मूल्यांकन करना, जैसे आप रिजल्ट तैयार करते हो। ठीक है, बच्चे ने, आप क्या करते हैं, बच्चा साल भर पढ़ता है, फिर उस क्या करते हो, टेस्ट यानी उसका एग्ज़ाम होता है, एनुअल एग्ज़ाम्स होता है ना, तो उसकी जांच करना, यानी उससे हमें ये पता चल जाता है कि बच्चा कितना पढ़ा है, उसको कितना समझ आया है, कौन सा बच्चा हमारे क्लास में टॉपर है, कौन सा बच्चा हमारे क्लास में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है ना। पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करना, ठीक है, विषय वस्तुओं को तैयार करना, मूल्यांकन करना, उसकी जांच करना। तो ये सारी विशेषताएं हैं शिक्षण की। अगला है शिक्षण की, ये हमने शिक्षण की क्या पढ़ी थी, विशेषताएं पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी भाई, ये शिक्षण की हमने पढ़ा कार्य पढ़े थे। ठीक है, शिक्षण का कार्य क्या होता है। अब हम विशेषताएं पढ़ने जा रहे हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग्स। ठीक है, तो हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, क्या क्या विशेषता है, या उस आपसे पूछा जाए क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या लाभ हैं, तो बात एक ही है। ठीक है, कोई अलग बात नहीं। अगर पूछा जाए शिक्षण की क्या उद्देश्य हैं तो भी आप यही लिखोगे, क्या विशेषताएं हैं तो भी लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। शिक्षण का स्पष्ट एवं निश्चित लक्ष्य रखना, छात्र प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देना, यानी छात्र जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं उनको बढ़ावा देना, प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के प्रति छात्रों में रुचि का विकास करना। ठीक है, छात्र नेतृत्व एवं उत्तरदायित्व को प्रोत्साहन कर देना, यानी नैतिक शिक्षा के बारे में बताना, बहुत ज़्यादा उनको नैतिक, यानी झूठ ना बोलना, सच बोलना। ठीक है, और भी चीज़ें, बड़ों का आदर करना, छोटों का सम्मान करना, ये सारी चीज़ें सिखाना। ठीक है, कार्य को छात्रों की क्षमता एवं वातावरण के अनुकूल बनाना, जैसे आप पेड़ पौधों के बारे में बता रहे हो, तो सबसे पहले बच्चों को थोड़ा उस लेसन में रुचि लाओ। ठीक है, यानी कि बच्चों को थोड़ा लेसन को पढ़ाने से पहले थोड़ी सी उसके बारे में बताओ, ताकि उनको इंटरेस्ट आए पढ़ने में। जैसे आप पेड़ पौधों के बारे में, पेड़ पौधे जीव जंतुओं के बारे में पढ़ाने वाले, तो बच्चों से पहले उसे क्वेश्चंस करो कि क्या आप लोगों ने अपने आसपास पेड़ पौधे देखे, तो सभी देखना आंसर देंगे। कोई कहेगा मैंने नीम का पेड़ देखा, कोई कहेगा मैंने आम का पेड़ देखा, सभी बताएंगे। क्या आप लोगों ने कभी जानवर देखे हैं, बस बताएंगे हाँ मैंने बिल्ली देखी, मैंने कुत्ता देखा, है ना। तो थोड़ा सा उनको जब भी कोई चीज़ पढ़ाने चलो तो सबसे पहले उनको थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी दो, उस पाठ्य विषय के बारे में, उस विषय वस्तु के बारे में, ताकि उनको उसमें रुचि आने लगे। और जब एक बार रुचि आने लगेगी तो आपको पढ़ाना आसान हो जाएगा, उनको समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, छात्रों के ध्यान को केंद्रित करना, यानी विषय वस्तु के थ्रू आप छात्रों के ध्यान को क्या करोगे, केंद्रित करोगे। ठीक है,
नेक्स्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात कही गई है कि पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान प्रदान करना। यानी बच्चों को पढ़ाने से पहले उससे रिलेटेड पढ़ाओ जो बच्चों को पहले से पता है, ठीक है, उसके पूर्व ज्ञान से रिलेटेड नई चीज़ों को बताओ। अब आप बच्चों को आए और उनको पहले से कुछ नहीं पता है, किसी भी मान लो किसी भी वस्तु के बारे में बच्चों को नहीं पता है, आप आके बस लेक्चर देने लगे, बच्चा नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो पहले उसके पूर्व ज्ञान से रिलेटेड चीज़ें बताओ, फिर उसको धीरे 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 नई चीज़ों में ले जाओ, ठीक है। अगला है त्रुटियों को निर्धारित करना और उन्हें ठीक करना। बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, बोलने में गलती कर रहे हैं, या फिर उनके अंदर कोई विकार है, जैसे वो तुतलाता है, हकलाता है, या पढ़ने में गलती कर रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ रहा है या बहुत स्लो पढ़ रहा है, ठीक है। तो सारी चीज़ों को, उनकी सारी गलतियों को देखकर उनको ठीक करिए। छात्रों की प्रगति का मापन एवं मूल्यांकन करना, यानी वो कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं उनको, उनका मापन करना, उनका मूल्यांकन करना, ठीक है, उनकी जांच करना, एक तरीके से हम कह सकते हैं। 10th पॉइंट है, परीक्षा के परिणाम से छात्रों को अवगत कराना, यानी परीक्षा जो होती है उसके रिजल्ट जो है छात्रों को ज़रूर देना, ठीक है, ताकि उनको पता चले और उनके पेरेंट्स को पता चल सके कि हमारा बच्चा कितना पढ़ा है, उसको क्या चीज़, क्या कौन सा सब्जेक्ट में वो बहुत अच्छा है, कौन सा उसको चीज़ें नहीं समझ आ रही है, ये सारी चीज़ें। शिक्षक का ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप क्लास में गए हो तो बस सोने के लिए गए हो, बैठ गए चेयर पर सोने लगे, या फिर कोई बच्चा पूछ रहा है तो उसको मार पीट के भगा दिया, ठीक है। तो शिक्षक का ईमानदार होना बहुत ज़रूरी। जब तक शिक्षक ईमानदार नहीं होगा बच्चा सफल नहीं होगा, ठीक है। आप अपना पूरा इम्पोर्टेंस दीजिए, आप अपना पूरा टाइम दीजिए, ठीक है। आप अगर टाइम दोगे तो बच्चा भी पढ़ेगा। शिक्षक के उद्देश्य क्या है? एम ऑफ टीचिंग का क्या एम है? तो बालक को उनके जीवन से संबंधित उपयोगी ज्ञान प्रदान करना, यानी बालक के वातावरण से जोड़ करके इसके ज्ञान को प्रदान करना, ठीक है। तो ये सारे, जैसे आपने कहा कि आप लोगों ने अपने जीवन में सब गोल गोल चीज़ें कौन सी होती हैं, आपके यहाँ देखा है आप लोगों ने? कोई भी गोल सर्कल टाइप की चीज़ें, तो कोई कहेगा गेंद होती है, कोई कुछ भी कहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप मैथ पढ़ा रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो, तो उसके जो जीवन से संबंधित चीज़ें हैं उनसे जोड़ करके पढ़ाइए, ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षण का उद्देश्य बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि छात्रों को प्रेरित न होने पर शिक्षण अधिगम उपयुक्त नहीं होगा। यानी कि ये कहा गया है कि शिक्षण का मेन उद्देश्य होता है बालकों को सीखने के लिए मोटिवेट करना, है ना। और वो कैसे करोगे? वो उनके आसपास की वस्तुओं से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ाओगे, उनसे क्वेश्चन करोगे, ठीक है, और शिक्षण विधियों का प्रयोग करोगे, तभी वो प्रेरित होंगे और शिक्षण अधिगम भी आपका उपयुक्त होगा। नेक्स्ट है, बालक की मानसिक शक्तियों का विकास करना, यानी बालक की मानसिक शक्तियों का विकास करेंगे। बालकों में पाई जाने वाली पार्श्विक प्रवृत्तियों में सुधार करना और मानवीय गुणों का विकास करना, ठीक है। तो पार्श्विक प्रवृत्तियों में सुधार करना और मानवीय गुणों का विकास करना। मानवीय गुण हमारे कौन होते हैं? सच्चाई, ईमानदारी, ठीक है, जो बच्चों के अंदर नहीं होते हैं, ठीक है। सच्चाई, ईमानदारी, झूठ ना बोलो, सच बोलो, ठीक है, बड़ों का आदर करो और छोटों का सम्मान करो, ठीक है। जब भी आप टॉयलेट इस्तेमाल करें तो फिर आप हाथ धुलें, है ना, अपने हैंड वॉश करें। मतलब छोटी छोटी नैतिक शिक्षा से रिलेटेड जो नैतिक गुण होते हैं उनको बच्चों को सिखाना, ठीक है। आपका अगर कोई बड़ा आता है या प्रिंसिपल क्लास में आता है तो आपको गुड मॉर्निंग कहना चाहिए, गुड आफ्टरनून कहना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से बड़ों को नमस्ते करना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बालकों में क्रियाशीलता का विकास करना तथा उन्हें क्रिया करने पर अवसर प्रदान करना, यानी करके सीखने पर उनको ज़्यादा बल देना चाहिए। नेक्स्ट है, बालकों को संवेदनशीलता का विकास करना, ठीक है। बालकों में आप संवेदनशीलता का विकास करते हैं। बालकों को प्राप्त सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप में प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। बालकों में वातावरण के प्रति समायोजन, यानी एडजस्टमेंट विद एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट करने की क्षमता प्रदान करना, ठीक है। वो जिस वातावरण में रह रहा है उसमें एडजस्टमेंट करना। बालकों में आत्मविश्वास और आत्म अनुभूति करने के योग्य बनाना। बालकों में सृजनात्मक क्षमता का विकास करना और सृजनात्मक कार्य के लिए प्रेरित करना, है ना, कुछ नया करके सीखने की उनके अंदर क्षमता विकसित करना। बालकों को का मार्ग प्रकटीकरण करना तथा उपयुक्त एवं उपयोगी राह का अनुकरण करने की क्षमता का विकास करना। फिर 12 है, बालकों में आत्म अभिव्यक्ति का विकास करना, जिससे वे अपने अनुभव एवं विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करने में समर्थ हों, ठीक है। यानी उनके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस उनको बना देना कि वो अपने भाव, अपने विचारों को दूसरों के प्रति बिना झिझक के प्रकट कर सकें। छात्रों की क्रिया पहलू का भी विकास करना, यानी छात्रों की जो क्रियात्मक पहलू है उसका विकास करना। छात्रों की व्यक्तित्व रुचियों का विकास करना,
ठीक है, उनके अंदर क्या क्या रुचियाँ हैं उनका विकास करना, उनका डेवलपमेंट करना। जैसे बहुत से बच्चों को क्या होता है, बहुत से बच्चों को डांस बहुत पसंद होता है, तो उनको ज़्यादातर जो कंपटीशन वगैरह होते हैं डांस कंपटीशन, उसमें क्या होता है, उनको डांस कंपटीशन में भाग लेने की इजाज़त देना। ठीक है, और बहुत बच्चों को खेल पसंद होता है, तो खेल में उनको रुचि होती है तो उनको खेल कंपटीशन में, यानी कि जो कंपटीशन वगैरह होते हैं उनमें भाग लेने के लिए देना। जो भी उनकी रुचियां हैं उनको भी आप डेवलप करिए, उनको भी विकसित करिए। छात्रों को नवीन ज्ञान के लिए प्रेरित करना है, यानी नए नए ज्ञान के लिए प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये थी हमारी सेकेंड क्लास और पहला चैप्टर था जो कि आपका फिनिश हो गया। और कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, आप लोग पढ़ते वढ़ते नहीं हो, इतने कम लोग जुड़े हुए हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा। और आपकी सारी क्लासेस होंगी, या परेशान क्यों हो रहे हैं, अभी बहुत टाइम है पेपर का। ठीक है, अभी मान के चलिए जब तक आप फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं निकाला, सॉरी हाँ फोर्थ का, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सेकेंड और फोर्थ का जब तक रिजल्ट नहीं निकाला था तब तक आपका पेपर नहीं होगा। ठीक है, कितना भी कोई कुछ बोल ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक देखिए सेकेंड सेमेस्टर का भी पेपर हुआ था ना, आप लोग जानते हो, और फोर्थ सेमेस्टर का पेपर हुआ था वो भी आप लोग जानते हो। तो जब तक सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं निकला था, और रिजल्ट निकलने में भी अभी 1 महीना बाकी है, उसके बाद फॉर्म आप लोग के फिल होंगे। आपका जो पेपर है, यानी जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हमारे प्रशिक्षु हैं, आपका जो पेपर है वो थर्ड सेमेस्टर के साथ होगा। ठीक है, जो हमारे थर्ड सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं उनके साथ होगा, तो आप दोनों का साथ ही में होगा। तो अभी तो 1 महीना तो बिल्कुल भी आप लोग फ्री हैं एकदम, मतलब फ्री का मतलब ये है कि आराम से तैयारी कर सकते हो, तो इतनी जल्दबाजी नहीं है और आराम से पढ़ते रहिए। लेकिन पढ़ना तो है ही है ना सारी चीज़ें। बाकी आप लोग अपने सीनियर से पूछ सकते हो जो मुझसे पढ़े हुए हैं कि किस तरीके से मैंने पढ़ाया है, और मैं उन्हीं चीज़ों को पढ़ाती हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। मैं फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाती हूँ, और ऊपर वाले की कृपा से मेरा पढ़ाया हुआ सभी चीज़ें आती भी हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जो मैंने ना पढ़ाया हो, सारी चीज़ें पढ़ाई हुई आती हैं। बहुत सॉलिड चीज़ें मैं पढ़ाती हूँ, यानी कि ऐसी चीज़ें जो सिर्फ आपके एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। फालतू की बकवास नहीं करती हूँ, यानी जो इम्पॉर्टेंट है वही चीज़ें पढ़ाती हूँ। कम पढ़ो लेकिन ऐसा पढ़ो कि टॉप करो। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थकन सी लग रही है, तो शेयर करिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और पसंद आए तो लाइक करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।